ओम शांति। ओम शांति। परिचय तो होना चाहिए ना पहले पढ़ाने से पहले। ओम शांति क्यों? जितने भी पूर्व अवधारणाएं हैं, जितने भी दिमाग में आपके कंफ्यूजन है, जितने भी सीडीपी को लेकर के एस्पिरेंट स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो जानते अच्छे से, जितनी भी पूर्व धारणाएं हम सबको बाहर रखें। और आज हम स्टार्ट करेंगे नई क्लास, ठीक है, नई सोच के साथ, ठीक है। किसको किसको है जो सीडीपी ऐसा लगता है कि पढ़ के भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? किसको किसको ऐसा लगता है बताइए? वही तो कुछ किसको ऐसा लगता है कि सीडीपी पढ़ के भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या पढ़ नहीं सकते, या बनता नहीं है क्वेश्चन में। जैसे बीएड तो सभी ने किया होगा लगभग, वहाँ तो पढ़ती नहीं है, हम कॉलेज में पढ़ते ही कौन है, क्योंकि एक कॉलेज ही है। पढ़ते तो हैं, फिर जब आते कंपटीशन की बात है तब हम पढ़ते हैं, फिर जब नहीं समझ में आता फिर हम रोते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी एकदम सबसे पहले दिमाग से ओम शांति मैंने इसलिए बोला, ओम शांति में बहुत बड़ा पावर ये होता है कि पहले अपने मन को शांत करिए, फिर सोचिए कि कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, बस उसको देखने का नज़रिया अलग है। तो आपको बस नज़रिया चेंज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट बहुत ईजी होता है। बस आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस है सबसे पहले सिलेबस को देखिए। सबसे पहले बात पढ़ने का तरीका देखने की, पढ़ना कैसे, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी आपको डाउट लगता है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सिलेबस। यहाँ सभी लगभग लेक्चरर वाले सभी ठीक, हाँ, तो आपने लेक्चरर का सिलेबस देखा सीडीपी का? क्या देखा कोई बता सकता है? कोई एक जो सबको सुनाएगा, कोई रखा है सिलेबस? पढ़ के सुना दो। सिलेबस क्यों बोल रही हूँ कि देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, जब भी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं, बाकी तैयारी तो हम नॉर्मली करते हैं, तब आपको ये सबसे पहले तो आपकी जो दृष्टि है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना? सहमत है? यही सहमत है, नहीं बोल दीजिएगा, सहमत है सभी? कि जब तक आपका दृष्टि क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को कितना भी पढ़ लीजिए, आप उसमें ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है। तो आपका सिलेबस, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, सिलेबस में है आपका जैसे कि आप देख रहे हैं ये शैक्षिक मनोविज्ञान से शुरू है, ठीक है। सबसे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान आपका वहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान होगा, फिर शिक्षण शास्त्र होगा, फिर उसमें अधिगम होगा, फिर उसमें ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें हैं, इवैल्यूएशन होगा, मतलब मूल्यांकन होगा, आकलन होगा, ठीक है। जो वर्ग 2 में आते हैं सीडीपी, उससे थोड़ा बियॉन्ड आएगा आपके लेक्चरर, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन सभी ने देखा है, ठीक है। तो दिक्कत आपको कहाँ पे होती है, फैक्ट में, कॉन्सेप्ट को समझने में, या पेपर बनाते हुए पढ़ने के बाद भी गलत हो जाता है? सिलेबस प्रिंट ले आएंगे, ठीक है, काफ़ी तो डिस्कस होगा। हाँ बताइए, तो किसमें दिक्कत होता है? मेजॉरिटी पहले देखिए, किसमें दिक्कत होता है? कॉन्सेप्ट में, शब्दों को समझने में, या पढ़ने के बाद भी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अच्छे से क्लियर नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते तो समझ आता है, लेकिन कंटेंट अलग रहता है तो समझ नहीं आता, जैसे शब्द नहीं समझ में आते, मीनिंग बहुत सारा रहता है ना, ठीक है। तो मतलब हमको कॉन्सेप्ट के साथ भी चलना है, फैक्ट के साथ भी चलना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ भी चलना है, साथ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते वो भी चलना है, मतलब ये समझना है, ठीक है, इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, पहले मैंने बोला सीडीपी में आपको दृष्टि एकदम क्लियर
लेकिन पढ़ने से पहले CDP जब भी आप जो भी आप शैक्षिक जितने भी आपके मनोविज्ञान पढ़ोगे, चाहे वो आकलन पढ़ोगे, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, खासकर बाल अधिगम या मनोविज्ञान वगैरह वगैरह, ठीक है, इसमें सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पढ़ें तो आपने अपने आसपास बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, है ना, छोटे भाई बहन फैमिली होंगे, उनको ध्यान में रख के पढ़िए, ठीक है, अपने घर के बच्चे, आसपास के बच्चे, उनको ध्यान में रख के पढ़िए और जितनी भी आप चीज़ें पढ़ते हैं उसको उस पर क्या करिए, अप्लाई करिए, रिलेट करिए। और हमारी खुद की भी बचपन की यादें होती हैं, ठीक है, वहाँ भी आपको क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक ठीक। चलिए, अब क्योंकि आपके लेक्चरर में जो सिलेबस है उसमें जो सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ है शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है, इसमें 2 शब्द होंगे, पहला क्या है, शैक्षिक, ठीक है। आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक, ये क्या होता है आपका शैक्षिक और दूसरा क्या होगा मनोविज्ञान, ठीक है। शब्दों को तोड़ो, एक तरफ है आपका शैक्षिक, एक तरफ है मनोविज्ञान, ठीक है। अगर इसको तोड़ेंगे तो शिक्षा प्लस मनोविज्ञान अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हम उसको जोड़ने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान होते थे, ठीक हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 2 शब्द मिलेंगे, ये वाली है, कौन सा पेन के नाम है, ये एक वाली पे ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 2 शब्द ध्यान रखना है, राइटिंग में मत करिए, बहुत मुझे मालूम है, ठीक है। देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक, अगर हम इन 2 शब्दों की स्लाइड ऊपर होता है क्या, ये ऊपर होता है, होता होगा, लेकिन आपको वो आइडिया है कितना से ऊपर होगा, स्टार्टिंग में होता है, ये नहीं कितना से ऊपर होता है, ये आइडिया, चलिए छोड़ो, मैं आपको साइड में समझा दूँ, ठीक है। क्या है कि सपोर्ट का अलग होता है, ठीक है। देखिए तो शैक्षिक मनोविज्ञान समझना, सबसे पहले आपका एजुकेशन और दूसरा साइकोलॉजी, ठीक है। अब आप बचपन से एजुकेट होते आ रहे हैं, तो शिक्षा से कौन क्या समझता है, सब अपना अपना मत होता है, हमें घर से भी मिलता है, बाहर से भी मिलता है, टीचर के द्वारा भी शिक्षा है। आपका मतलब जी औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। एजुकेशन में नॉलेज मिलती है और नॉलेज से थिंकिंग प्रोसेस बहुत डेवलप होती है। हाँ, मतलब आप औपचारिक एंड अनौपचारिक दोनों की बात कर रहे हैं। शिक्षा तो हम कहीं से भी नहीं लेते, जैसे अगर अभी यहाँ पे मैं आते शिक्षा जो है दोस्तों से मिली या फिर कहीं से भी तो हमको मिल जाती है, मतलब जीवन भर चलिए। हाँ। आप जी आप मैम जो डेली दिनचर्या में देखते हैं, जो पढ़ते हैं, एक्टिविटी है, सामने वाला शुभ नाम बताइए। सुखनंदन कहाँ से हैं आप? बिलासपुर। जी हाँ बताइए, परिभाषा शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा जैसे कि इतना हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, अभी हम एक ओपनिंग क्लास है, एक जनरल हम मैडम बात कर, हाँ शिक्षा किसी के व्यवहार में परिवर्तन करता है या होता है, तो शिक्षा की वजह से हाँ औपचारिक शिक्षा, ठीक है। और सबको आपको अपनी अपनी परिभाषा देगी ना, अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल पढ़ रहे हैं, आपका सोच थोड़ा बियॉन्ड करेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पे चलेंगे, ठीक हो, जो एक प्रॉपर CDP की थ्योरी होती है, क्योंकि लेकिन उससे पहले आपको वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। आप बताइए पीछे जी। हाँ शिक्षा मतलब मैम मेरे हिसाब से इट इज नॉट रिलेटेड टू मतलब केवल एकेडमिक्स ही नहीं, जिस चीज़ से हम चीज़ों को सीख सकें, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाना भी शिक्षा है, हम देखते हैं ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, तो शिक्षा मतलब एजुकेशन में छोटी छोटी चीज़ों में छुपी हुई है। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए ये सब तो आपकी अपनी परिभाषा है, लेकिन अगर हम एक थ्योरेटिकल बुकिस लैंग्वेज में समझे तो जो शिक्षा को जब आप शब्दों को तोड़ोगे तो शिक्षा किससे बना है, संस्कृत भाषा की। एजुकेशन तो इंग्लिश हो गया बेटा, अंग्रेज चले गए लेकिन ठीक है। तो शिक्षा एजुकेशन पे आएंगे हम, पहले हम अभी इसमें चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगी। एक तो आप पहले समझेंगे शिक्षा, ठीक है, और दूसरा आपको समझेंगे एजुकेशन,
ठीक है। एजुकेशन, ठीक, ये दोनों अलग शब्द है। ये आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है और ये आपका हिंदी है। तो अगर प्रॉपर हिंदी की बात करेंगे कि किससे बना, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे होगे, संस्कृत में पढ़ रहे होगे कि शिक्षा जो है, अगर इसका मूल धातु शब्द निकालोगे तो क्या निकलेगा? धातु शब्द क्या निकलेगा? शिक्ष, है ना? क्या निकलेगा? शिक्ष निकलेगा। ठीक है, ये शिक्ष निकलेगा। तो ये शिक्ष किसका शब्द है? संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? सीखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोग तो बहुत होशियार है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? सीखना। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आप बात करोगे एजुकेशन की, तो ये किस भाषा से आया है? कौन सी भाषा? लैटिन। ठीक है, लैटिन की क्यों? ग्रीक या लैटिन की क्यों? इसके साथ अगर आप इसकी जब परिभाषा समझोगे तो आपने बुक में पढ़ा है, ठीक है, आप बुक में पढ़ते हैं लैटिन भाषा के एजुकेयर, ये सब पढ़ा होगा आपने, एजुसेयर, ठीक है। और तीसरा क्या लिखते हैं? एजुकेटर, राइट, सभी ने सब पढ़ा होगा। क्या होता है इसका मतलब? क्या? आगे बढ़ने विकास करना। हाँ, और हाँ, जा सही रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एकदम बेसिक से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया एजुकेटर का मतलब क्या है, ठीक है, तो आप सब में नहीं बोल सकते कि सीखना, सिखाना, सबका मतलब अलग है। जैसे एजुकेयर, इस एजुकेयर का पर्टिकुलर जो अगर लैटिन भाषा के शब्दों में देखोगे तो इसका मतलब होता है पालन करना या पोषण देना। ठीक है, जैसे हमारी माताएं क्या करती है, बच्चे को पोषण देती है, ठीक है, उनका लालन पालन करती है। बिल्कुल उसी तरह एजुकेयर का मतलब होता है क्या करना? पालन करना या उसे पोषण करना। ठीक है, वही पर अगर आप एजुकेयर में आ जाओगे तो इसका मतलब क्या होता है? एजुकेयर मतलब होता है किसी को टू ब्रिंग अप, समझ रहे, मतलब किसी को आगे बढ़ाना या फिर किसी की जो दबी हुई क्षमता है। जैसे आप सब में जो एजुकेशन आप लगभग पढ़ गया है, आपने सभी बीएड किया हुआ है, आपको लगभग मालूम है सीरीज क्या है, लेकिन आप उसको सही तरीके से पढ़े कैसे, यही नहीं हो पाता। ठीक है, नेतृत्व मतलब आपके अंदर की जो बात है उसको पढ़ना कैसे, अंदर की जो पावर उसको निकालना कैसे, इसलिए तो आप कोचिंग आते हैं। ठीक है, वैसे तो आप सभी पढ़ सकते हैं, समझदार है। ठीक है, तो सेम एजुकेयर का मतलब होता है कि जो आप अंदर की जो आपकी क्षमता है उससे आपको परिचय कराया जाए। यानी कि एजुकेयर अगर आ जाएगा तो पालन पोषण करना, एजुकेयर आ गया तो क्या आपका नेतृत्व प्रदान करना। वहीं आपका देखोगे एजुकेटर, तो एजुकेटर शब्द का क्या अर्थ होगा? देखो, इनमें जितनी भी आपको अंतर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जैसे ये बोल रहा है कि पोषण करना, ठीक है, कहीं कहीं भी इसमें बुक में, ठीक है, अभी मत बोलेगा मैडम इसमें ये लिखा था वो लिखा था, सब बुक में लगभग उसका जो मेन जो मोटिव निकलता है वो लगभग सेम होता है सभी बुकों में। ठीक है, तो इसको अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? नेतृत्व प्रदान करना। और ये इसका जब देखोगे तो ये लगभग क्या होता है? आपका जो अंदर की कला है उसको बाहर निकालना। ठीक है, अंदर की जो क्षमता है उसको बाहर अभिव्यक्त करना। क्लियर? इतना क्लियर है? क्लियर? ठीक, सबको तो मतलब समझ गए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि लैटिन या जब भी आप पढ़ते होंगे तो ऐसे बहुत से शब्द आएंगे जिसमें आपको लैटिन शब्द मिलता है, लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, ऐसे शब्द मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि ग्रीक या लैटिन ही लिया जाता है? कोई और दूसरा शब्द को ले सकते हैं, इंग्लिश को तो बोल सकते हैं ना, तब क्यों नहीं लिया जाता? एनीवन किसी को आइडिया? वो शब्द मेन उत्पत्ति उसी भाषा से हुई है, मतलब प्राचीनता। हाँ, बोल सकते हैं। तो हम उसको ऐसे मतलब दूसरी भाषा में हम क्यों नहीं उसका समझ सकते? और तो दूसरा शब्द हो सकता है ना। अरे आपने सुना होगा ना कि जो लैटिन या ग्रीक शब्द होते हैं वो मृत भाषा है। कैसी भाषा है? मृत भाषा, मतलब इसमें बदलाव नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमेशा भाषाओं में क्या चल रही है? रिसर्च चल रही है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सब में क्या होती है? बदलाव होते रहते हैं, उन सब में चेंजेस होता रहता है, अर्थ में, शब्दों में नए नए आविष्कार में, तो नए शब्द आएंगे। बट ध्यान रखिएगा कि जो लैटिन या ग्रीक भाषा होता है, साइंस के जितने भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते होंगे तो लगभग ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा ऐसे ही मिलते हैं। तो कुछ भाषा में इसलिए होते हैं कि ये भाषा मृत है, सालों साल अगर आप इस शब्द को ऐसे रखेंगे कभी चेंज नहीं होगा, उसका अर्थ हमेशा एक ही निकलेगा, क्योंकि ये भाषा मृत हो चुकी है। ठीक है, इसमें ना
तो इस पर रिसर्च हो रहा है, रिसर्च हो ही रहा है तो पुराने जो वो है उस पर रिसर्च हो रहा है, बट इसमें बदलाव नहीं हो रहा। इसलिए जितने भी आपके साइंस बैकग्राउंड के जितने भी शब्द होते हैं या कुछ ऐसे शब्द, वो सारे किसमें होते हैं, ग्रेटर रहे होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक, समझ गए? ठीक, तो ये हो गया आपका एजुकेयर और एजुसेयर। ठीक, अब ये हमने पढ़ लिया कि दो शब्द हमने देखे शैक्षिक और मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का जो आपका प्रॉपर क्लास है वो हम कल करेंगे, आज करेंगे शिक्षा, शिक्षा को केवल समझिए। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया आपका शब्दों की बात। ठीक, अच्छा, शिक्षा से सीखना हो गया, और आप एक और शब्द सुनते होंगे, शिक्षा और विद्या, सुनते हो? अच्छा, दोनों में समानता है या अंतर? हाँ, बताइए। नाम भी बताते जाइए, मुझे तो थोड़ा याद हो जाए। अच्छा, पाए तो फिर मेरा नाम नगीना विश्वकर है, थोड़ा बताइए, बताइए तो आपको अच्छा लगे। अच्छा नाम, अच्छा, हाँ बताइए। हाँ जी, अच्छा, आपको बोलो। मैं सीधा देखती हूँ ना, मैं सोची मैं देखती भी घर और लगता किसी और को घर। जी बताइए, नाम बताइए। सिद्धार्थ, कहाँ से आप? राइट, ठीक, चलिए बताइए नेक्स्ट जी। शिक्षा और विद्या में समानता है या अंतर? अलग अलग होती है, ठीक है, अच्छा ठीक है। शिक्षा तो हमें समझ गए कि सीखना होता है, विद्या ठीक है जी, ग्रहण करना, नॉलेज ग्रहण करना, ठीक है, ठीक, चलिए। तो शिक्षा में भी हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, कंटेंट ऑफ नॉलेज। कंटेंट ऑफ नॉलेज, तो शिक्षा में भी तो कंटेंट ही होता है ना। एक प्रक्रिया है शिक्षा। अच्छा, आप कहना चाह रहे शिक्षा इज बियॉन्ड, इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। हाँ, और जो विद्या है वो कंटेंट ऑफ नॉलेज, वो उसी को प्राप्त होगी जो सीखने के लिए रेडी होगा, ऐसा मैं समझता हाँ बिल्कुल, तो सही जा रहा है, बस थोड़ा सा इसमें सुधार कर सकते हैं। ये सुधार तो हम कर रहे हैं, एकदम माइनर है ना, क्योंकि कंपटीशन से बाहर हम ज़्यादा नंबरों से नहीं होता। आई होप आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, 1-2 नंबर, 1-2 नंबर, 5-10 नंबर ऐसे ही बाहर होते हैं, है ना, ये एक माइनर वर्ड है, ठीक है, समझिए। शिक्षा जो है, आप उन्होंने सही कहा, इट्स अ प्रोसेस, एंड ये क्या है, बहुत व्यापक है, मतलब इसका क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र जो बोलते हैं वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और अगर विद्या की बात करोगे, जैसे अब अगर आपको बोले जाए आप सब इसमें किसी एक योग्यता में पारंगत होंगे, ठीक है मेरे, जैसे आप किस विद्या में पारंगत हैं, कोई एक चीज़ अपनी हॉबी एंड डांस में, तो ये आपकी क्या है, विद्या है। क्लियर हुआ? मतलब कि शिक्षा इट्स अ प्रोसेस एंड बियॉन्ड है, बहुत ज़्यादा व्यापक है। लेकिन अगर विद्या की बात करोगे तो विद्या प्रॉपर एक किसी एक क्षेत्र में पारंगत होना, विद्या। अच्छा, ये तो ही आपको जनरल समझाने के लिए, अगर बुद्धिस्ट लैंग्वेज में बोले तो विद्या भी किस धातु, किस शब्द से बना है, विद, विद है ना, क्यों विद गाया, जैसे प्राचीन काल में वेद होते थे, उससे विद्या, विद्या से विद धातु से, और विद का मतलब क्या होता है, लिखना पड़ेगा क्या, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख लेना, ठीक है, अगर आपको जनरल नॉलेज चाहिए तो हम इसे वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्या किस धातु से बना है, विद, और विद आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, मतलब लगभग कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे, मुझे लगता है जीएस सभी पढ़ते होंगे। हिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना, वैदिक काल पढ़ा होगा, वैदिक काल में आपने विद्या, वेद शब्द पढ़ा होगा, वेद में भी बोला जाता है, विद्या भी आ जाता है, वेद भी बोला जाता है, विद धातु से बना है, और विद धातु का मतलब क्या होता है, प्रॉपर उस शब्द का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। और अगर हम उसको परिभाषित करेंगे तो किसी एक क्षेत्र में पारंगत होना ही आपकी विद्या है। जैसे कोई आपने सुना होगा ग्रामीण क्षेत्र में, या अब तो ग्रामीण क्षेत्र से आए, हमारा भारत तो लगभग ग्रामीण क्षेत्र है, आपने सुना होगा कोई तंत्र मंत्र में क्या है आपका, विद्या का, तो विद्या जेनेटिक हो सकती नहीं, दोनों हो सकता है। जैसे अब जरूरी थोड़ी है कि जैसे आपकी फैमिली में अगर आपके मम्मी पापा जिस क्षेत्र में टैलेंटेड थे आप भी उसी में, ऐसा होता है क्या, एकदम रिलेट करिए, एकदम आप अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट करिए, होता है क्या ऐसा, नहीं, वो एक कभी कभी किसी को गॉड गिफ्ट होता है ना, कोई भी टैलेंट किसी का गॉड गिफ्ट होता है, कोई सीख के प्राप्त करता है और कोई क्या करता है बहुत मेहनत करके प्राप्त होता है, किसी को कम मेहनत में प्राप्त हो जाता है।
जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग कोई फ्रेंड सेलेक्ट हो जाए तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है कि ये तो मुझसे कम पढ़ता था, ये तो पढ़ता भी नहीं था, ये सेलेक्ट हो गया, मैं कैसे रह गई, लगता है बुरा भी बहुत लगता है। झूठ बोल रहे हो सब, छुपा रहे हो, लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, लगता है। अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हैं तो इट्स अ कॉमन, ठीक है, इसमें आप एकदम अपने आप को मत समझिए बेकार हो गया, चिप्स लगता है, ठीक है, ठीक। तो वही है, ठीक। अगर विद्या ऐसी चीज़ है जिसको आप सीख कर, आप अपनी CDP में पढ़ते हो ना, वातावरण से समर्जित कर सकते हैं, और ये अनुवांशिक हो सकता है। CDP की भाषा में कोई भी विद्या आपकी वातावरण से भी आप प्राप्त कर सकते हो, और दूसरा जेनेटिक भी हो सकता है, और वो गॉड गिफ्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके मम्मी पापा में अगर कोई टैलेंट था तो आपके कुछ बियॉन्ड टैलेंट भी हो सकता है, ठीक है, ठीक, समझ गए, ठीक। कहाँ थे हम? विद्या और शिक्षा में अंतर है, इसका मतलब बहुत माइनर अंतर है। शिक्षा में क्या होता है, एक प्रोसेस है, वो बियॉन्ड है, जबकि विद्या एक किसी एक क्षेत्र, मतलब उस शिक्षा का एक पार्ट है विद्या, समझ गए। शिक्षा में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आप ही सभी ने परिभाषा की कि जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है, वो एक, बस इसका हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि एक औपचारिक शिक्षा होती है और एक अनौपचारिक। जैसे अभी आप सब पढ़ रहे हैं, कौन सी शिक्षा है? औपचारिक। और जो हम जीवन जो हमको थप्पड़ मार के सिखाती है वो क्या होता है? अनौपचारिक। सबने खाए हैं? सबने खाए हैं? नहीं खाए होते तो यहाँ नहीं होते, सब दिखाए हैं इसलिए यहाँ, ठीक है। तो ये शिक्षा हो जाएगा, लेकिन शिक्षा का एक पार्ट, एक चीज़ को हमको अच्छे से जानना पड़ेगा, आपका विद्या, क्लियर, ठीक है, एकदम नॉर्मल, ठीक। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि जैसे अगर शिक्षा का अर्थ हम समझ लें कि प्रॉपर क्या है, अगर आप इसकी एकदम व्यापक परिभाषा देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा लिख के देखोगे, बच्चे बोलेंगे लिखती नहीं है। जैसे हमने शिक्षा का मतलब समझ लिया, अगर आप अर्थ की बात करोगे, ठीक है, तो अर्थ भी आप समझ लिए, शब्दों से अर्थ समझ जाएंगे, समझ जाएंगे ना? अरे बोलेंगे पढ़ा मेरे यूट्यूब आप स्लाइड चेंज होता है क्या? हाँ। यहाँ से हाँ। प्लस, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो फिर अगर आप अर्थ की बात करोगे, क्या है ना, मेरी हाइट छोटी है तो मैं इतना नहीं लिख सकती, इसीलिए वो जो स्लाइड ऊपर होता है ना उसमें है, ठीक। अच्छा, आपने समझा शिक्षा का मतलब, ठीक है, आपने समझा विद्या का मतलब, ये दो शब्द आपने समझ लिया, ठीक है। अब अगर आप अर्थ की बात करोगे तो प्रॉपर अर्थ क्या होना चाहिए आपके अनुसार, हमने भी समझा, ठीक है, कि अगर शिक्षा को प्रॉपर समझोगे तो एक व्यापक परिभाषा है, और अगर विद्या के साथ जाएंगे, विद्या मैंने इसलिए बताया, कई बार शिक्षा और विद्या में हम क्या कर देते हैं, समानता बता देते हैं, इसलिए मैंने उसको समझाया, ठीक है। तो आपके सिलेबस का एकदम यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए, ये अर्थ हो गया। अब आप बताइए परिभाषा, परिभाषा क्यों पढ़ रहे हैं, बताएंगे क्या, कोई बता सकता है? पूछता है कौन सा मेरा सफर नहीं है? हाँ, पूछता है कि नहीं परिभाषा, देखिए किसका किसका पूछा गया बता। आपके CDP में कुछ फेमस पर्सनालिटीज होंगी, साइकोलॉजिस्ट होंगे, हो गया, वोल्वर, इत्यादि, वाइगोत्स्की, और पैथोलॉजी, टिचनर, रायबर्ट, और क्या है, जॉन डीवी, है ना, ये सब नाम सुना है, ठीक है। हाँ, देखिए परिभाषा, इसलिए दो चार परिभाषा ही देखेंगे क्योंकि आपसे इतना ज़्यादा शिक्षा में प्रॉपर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन CDP आप जो कि पढ़ रहे हो और आप पढ़ेंगे शिक्षा, तो शिक्षा में समझना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, परिभाषा एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद की परिभाषा किसी को पता है? स्वामी विवेकानंद शिक्षा, अरे जगह जगह लिखे रहता है, लिखे रहता है, हाँ बताइए। उनके अकॉर्डिंग उनका बस मीनिंग, हाँ बताइए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो डेली रूटीन में अप्लाई हो, और दूसरा वो हमारे रोजी रोटी का कारण हो। वेरी गुड, ठीक है। जो प्रॉपर शब्दों में परिभाषा में मैं पिरो देती हूँ, पर उनका अर्थ एकदम अच्छा, एकदम एग्जैक्ट था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, समझ रहे, मतलब शिक्षा, आपका एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो आपके बिहेवियर में दिखे, ठीक है, जिसको आप सहजता से अपना पाए। ऐसा ना हो कि आपको कुछ ऐसा बियॉन्ड, अब जैसे मैं पूरा आपको CDP लैंग्वेज में बढ़ा के चली गई, आपको कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब है पढ़ने का नहीं, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो हमारे वेद
वेद होते थे, पुराण होते थे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, उपनिषद होते थे। उपनिषद को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उपनिषद को छोड़ दीजिए, जो ये 3 स्वरूप के होते थे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, तो इनमें क्या होती थी ना, बहुत क्लिष्ट भाषा में चीज़ें लिखी होती थी जो आम जनता को समझ में नहीं आती थी। इसीलिए इसमें प्रॉपर अधिकार किसका होता था? अभिजात्य वर्ग का। अभिजात्य वर्ग बोला जाए तो तथाकथित ब्राह्मण वर्ग। क्यों? क्योंकि सबको संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए शिक्षा में क्या था, कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। तो सबका विकास हो सकता था क्या विदाउट शिक्षा? बिल्कुल नहीं, है ना। इसीलिए फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये मैं शिक्षा का इतिहास बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें शिक्षा के या हर क्षेत्र में जो आपके क्या थे, ब्राह्मण वर्ग का जो आधिपत्य था, तो इसको खत्म करने के लिए ही हमारे इंडिया में बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये शिक्षा को क्या करेंगे, बहुत ही सरल बनाते हैं। सरल कैसे बनाते हैं? सरल स्कूल खोलते हैं नहीं, वो जो क्या करते थे, जो बातें होती थी मोक्ष प्राप्ति की या उस समय की जो भी एजुकेशन वाली चीज़ें होती, सिखानी होती थी, वो आम जन में सिखाया जाता था, आम जन की भाषा में। अभी मैं आपको संस्कृत में पढ़ाऊँ, समझ आएगा? संस्कृत तो भूल ही चुके हम, 10th के बाद 10 तक पढ़ते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि संस्कृत में स्नातक है कोई, ऐसा तो नहीं ना, नहीं है ना, करना चाहिए, बोलना चाहिए था, ठीक है, ठीक, समझ गए। तो क्या है, तो इस अभिजात वर्ग को तोड़ने के लिए हमने कॉमन भाषा का इस्तेमाल किया था बौद्ध और जैन ने। इसीलिए क्या था कि ये बहुत जल्दी, ये धर्म क्या होते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं। आज भी ये है, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का भारत में थोड़ा सा कमी हो चुका है, लेकिन अगर दक्षिण एशिया या एशिया वाले क्षेत्रों में, चाइना, मध्य एशिया, इधर वाले नॉर्थ ईस्ट एशिया में जाओगे तो अभी भी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्या है, वर्ग उपलब्ध है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप परिभाषा की बात करोगे तो स्वामी विवेकानंद का पर्टिकुलर ये कहना था कि आपकी जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक, ठीक है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। ये हो गया स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद। जब भी भाषा लिखेंगे याद रखिएगा क्या वो चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आप लिख रहे हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ठीक, इसको ऐसे डैश करेंगे और इसके बीच में बातों को लिखेंगे, ठीक है, परिभाषा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने कैसा कहा था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक। एक आध और बताओ फेमस पर्सनालिटी, जैसे महात्मा गांधी। हाँ मैडम, हाँ बताओ। मन, हृदय और आत्मा में जो ज्ञान संचित है उसको बाहर निकालना। वेरी गुड, बिल्कुल सही अर्थ है, ठीक है। अब शब्दों में मैं इसको मैं भी बोल देती हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था, इसको लिख लीजिए, और अगर नहीं भी लिख पा रहे तो ये कॉमन है, मिल जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं, ठीक। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, भारत का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल अर्थ सही निकलता है। तो शब्दों में उन्होंने ऐसे कहा था कि शिक्षा वह साधन है या शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास का या संवेगात्मक जो आपके विकास है उसको सर्वोत्तम हासिल, मतलब सर्वोत्तम गुणों का विकास कर सके, शारीरिक मानसिक तरीके से बालक के अंदर सर्वोत्तम विकास कर सके, ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी। ये मैं एकदम जनरल परिभाषा इसके बता रही हूँ क्योंकि आप इसको कहीं भी जाएंगे तो एज अ कोटेशन लिखा रहता है ना, एज आ महात्मा गांधी को बहुत पढ़ती हूँ, वो एकदम नॉर्मल है, बोल सकते हैं कि इसकी महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड ऑन स्टेज है ना, कि बच्चों को प्रैक्टिकली न बनाना। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं, हैं जी जी बिल्कुल सही। लेकिन ये जो परिभाषा है एक समग्र शिक्षा की बात करता है। जो आप कह रहे हैं ये महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। बुनियादी शिक्षा सुना होगा आपको, है ना, वर्धा योजना में वर्धा प्रस्ताव में आया था, ठीक है, ये वहाँ का है। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि शिक्षा कैसी हो जाए, सबसे पहली बात तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। वर्धा प्रस्ताव पूछता है ना, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने निकाल दिया तो मैं बता ही देती हूँ। वर्धा प्रस्ताव में जो जब हमारा ये फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उस दौरान महात्मा गांधी ने वर्धा प्रस्ताव शिक्षा पर निकाला था। और ये क्यों निकाला गया था, जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे उस दौरान आपने देखा होगा कि जो हमारे अंग्रेज लॉर्ड गवर्नर थे ये लोग सब क्या कर रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे, ठीक है। तो हमारे जो महात्मा गांधी थे वो
स्वदेशी की ओर ज़्यादा वो करते थे कि भाई सत्य अपनाओ, आप सत्याग्रह का पालन करो, स्वदेशी शिक्षा दो, है ना। और आपने ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट सुना होगा, सुना ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट? नहीं सुना, ठीक है बता दूँगी। ट्रस्टीशिप मतलब ये है कि जो वो कभी भी इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे कि किसी भी देश को कोई पर्टिकुलर कोई राजनेता चलाए। ये तो वही चल रहा है, भले हम लोकतंत्र की बात करते हैं अपने देश में, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो देश है वो ट्रस्टीशिप के हिसाब से चलनी चाहिए। मतलब जनता ही क्या करेगी, जनता ही अपने ऊपर शासन करेगा। अब्राहम लिंकन का वो कथन था, क्या था कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर शासन, ठीक है। तो वो उस कॉन्सेप्ट पे क्या करते थे, बिलीव करते थे, ठीक है। तो वर्धा योजना को उन्होंने लाया था कि भाई 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दो, ठीक है। शिक्षा मातृभाषा में दो, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कौशल आधारित होनी चाहिए, है ना। इसी में उसका एक लाइन था कि शिक्षा स्किल पे क्या होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जान रहे हैं कि अब आप सभी पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है हम सबकी सरकारी नौकरी लगेगी। क्या आवश्यक है क्या? नहीं। क्यों आवश्यक नहीं है? ऐसा मत सोचिए, एकदम डिमोटिवेट मत होइए, लगेगी, पर इसमें आपको दौड़ लगाना पड़ेगा। जो दौड़ में आगे पहुंचा वो पहुंच जाएगा। अगर आप दौड़ सही से नहीं लगाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। उस दौड़ में अगर आपने 0.5 नंबर भी आपने मिस्टेक की तो आप कहाँ हो सकते, यही होता ना, हम यही सब तो देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी किस्मत काम नहीं करती, कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता, कभी हम एग्ज़ाम के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर हमारे अंदर डर होता है, उस वजह से हमारा पेपर कभी भी डर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब पहुँचने के लायक, हमारे अंदर सब करना चाहिए, ठीक है। हमको यही मान के चलना, ठीक ठीक। तो इसीलिए जो उन्होंने बोला कि भाई सब हम नहीं पहुँच सकते, तो हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक स्किल जरूर होना चाहिए, ताकि बोला जाए प्लान भी, आप लोग की ये अल्फा लोगों की भाषा में प्लान भी, है ना। मतलब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप इसमें नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में आप देखो रोटी को कमा सकते हो, जैसे, ठीक है। तो उन्होंने इसी पे ज़्यादा दिया। और मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए उन्होंने बोला कि मातृभाषा में जब आप शिक्षा दोगे तो बच्चा क्या करेगा, जो शुरू में जब हम पढ़ाते हैं तो सही तरीके से अडॉप्ट कर सकेगा। अब जैसे मैं आऊँ आपको संस्कृत में पढ़ा तो आपको कैसा लगेगा, मैडम दोबारा मत आइएगा, एक बोलोगे मन में, सर बोल बोले मैडम दोबारा मत आइएगा, हम नहीं पढ़ सकते, आपको क्या बोलोगे, चलेगा मैडम क्योंकि पढ़ के चले, यही बोलना चाहिए। तो बस इसलिए मातृभाषा में शिक्षा, तो जितनी बातें उन्होंने कही थी ये आज आपको नई शिक्षा नीति में दिखती हो, दिखता है। नई शिक्षा नीति सामने एक बार एक डाउट था, हाँ मैंने जो समझा है वो मैं थोड़ा शेयर करना हाँ बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, वो एमएससी में पढ़ाई करता है, एमएससी आते हैं उसका एज नियर अबाउट 21-22 होता है, हाँ लेकिन अगर अपने स्किल की बात करें, जैसे कोई बी है, इंजीनियर है, तो भी अगर स्किल की बात करें तो मीन जीरो इन दैट स्किल। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसको उन्होंने फोकस किया है कि पढ़ाई के दौरान ही वो उतना स्किल्ड बन जाए कि उसकी डिग्री आने के पहले उसकी जॉब हो। तो यही तो बोल रही हूँ मैं, स्किल शिक्षा के साथ ही चलना, अलग से नहीं चलना, शिक्षा के साथ ही स्किल चलेगा। मतलब अभी आप देखते हो नई शिक्षा नीति में क्या बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा यानी जो आपका 6-7 अराउंड जब आप पहुँचोगे तो यहाँ से आपको व्यावसायिक शिक्षा देनी शुरू कर देगी, ये हमने पढ़ा है। तो शिक्षा के साथ ही चलाना, शिक्षा छोड़ के अलग से आपको स्किल नहीं सिखाया जाएगा, उसके लिए हाँ पढ़ाई के दौरान ही है, इसके लिए आजीविका मिशन है अलग से, है ना, उसके लिए आजीविका मिशन है अलग से, वहाँ पे सिखाया जाता है। जो जैसे जो कम ग्रेजुएट हमको अलग से स्किल दिया जा रहा है वो अलग है, ठीक है। महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट शिक्षा के साथ ही देना है, अलग से नहीं देना, शिक्षा के साथ ही आपके अंदर जो अंदर जो आपकी क्षमता है उसको पहचान करके फिर उसी के क्षेत्र में आपको अलग से किसी भी दिया जाएगा और एजुकेशन भी दिया जाएगा, एजुकेशन नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यही था कि आपका वर्धा प्रस्ताव। और ये देखिएगा कि जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरी हिस्ट्री ला करके जो भी धीरे धीरे आपका शिक्षा में विकास होता है वो सब आपकी नई शिक्षा नीति में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई। और किसी की परिभाषा बताइए, बात स्किनर की कोई बता सकता है? आप पढ़ और किसी को अरे आपको जो समझ में आता है बोलिए, सही होगा गलत होगा मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो हेजिटेशन दूर हो जाए। आप भी तो कभी यहाँ खड़े होने वाले हो ना, खड़े होने वाले हो, आई थी नहीं खड़े होने वाले, ठीक, हेजिटेशन दूर करना पड़ेगा, बहुत ईजी होता है यहाँ खड़े, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा ज्ञान,
थोड़ा बच्चों से भी होता है। बता हाँ सोशल बिहेवियर पे बेस्ड स्किलिंग सोसाइटी में हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षा है वो बच्चों में क्या करती है, सामाजिक सामंजस्य का गुण विकसित करती है। हाँ वही सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य मतलब सोशल बिहेवियर सोशल बिहेवियर वही, ठीक है, सामाजिक व्यवहार की बात कर रहे हैं। जैसे कई बच्चे पढ़ाई के तो होशियार होते हाँ। हैं लेकिन उनका सोशल नेटवर्क तो जीरो होता है हाँ जिसके कारण वो हर जगह मार पाते हैं। हाँ वही हेजिटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया प्रॉपर शिक्षा की बात। ठीक है, देखिए 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है शिक्षा में। आप महात्मा गांधी का पढ़ लीजिएगा, विवेकानंद का, स्किनर का, जैसे 2-4 एकदम। मैं इसमें इसलिए इतना नहीं बता रही हूँ कि इससे एकदम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। एक आध 2 क्वेश्चन को भी सीटेट वगैरह 30 में से जो 15 क्वेश्चन तो यही रहता है कौन किसने कहा। ये आपके आगे वाले सेक्शन में, आगे वाले सेक्शन में ये बहुत रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इवोल्यूशन है ना, तो मूल्यांकन की परिभाषा से पूछेगा ये किसने किया, ये किसने बोला, है ना, ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा आज हम एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, इसलिए मैं आपको इतना लिखा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको जब भी हम नेक्स्ट क्लास जब हम एकदम कंटिन्यू करेंगे तो मैं पूरा आपको लिखा के बता के अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, परिभाषा तो हमने समझ लिया, अब हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। जैसे प्राचीन काल में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हम तो वहाँ थे नहीं, ठीक है। तो कैसी थी शिक्षा? वैसे आपका हिस्ट्री शुरू कब से होता है? ठीक है, वहाँ शिक्षा कैसी थी? किसी को पता है सिंधु काल में शिक्षा थोड़ा बहुत कैसा था? वहाँ तो नॉर्मल लाइफ थी, तो उतना एजुकेशन को लेकर के उतना सभ्यता, लर्निंग तो ये आधुनिक कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो चीज़ें कुछ ना कुछ वहाँ पे भी हम जैसे लोग ही थे, पर हमसे थोड़ा अलग थे, क्योंकि वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। दूसरी ये भी बात याद रखिएगा कि हम प्रॉपर शिक्षा को सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा में ये था, हम इसलिए नहीं कह सकते, मतलब हम इस पर एकदम दावा करके कोई भी चीज़ नहीं कह सकते, उसमें से पढ़ के आप कुछ चीज़ें बस निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को हमको पता ही कैसे चला है, साक्ष्यों से, है ना, साक्ष्यों से पता चला है। तो साक्ष्य से पता चला, जो साक्ष्य मिले हमने उसको मान लिया, और उतना ज़्यादा शिक्षण पर नहीं होता। लेकिन एक चीज़ आप उसमें से निकाल सकते हो, जैसे वहाँ पे कौन सी लिपि लिखी जाती थी? हाँ, तो लिपि का नाम होगा, जैसे मैं लिख रही हूँ, ये कौन सी लिपि लिखी? देवनागरी। तो जो साक्ष्य मिले होंगे उसमें कुछ तो मिला होगा। संस्कृत तो नहीं था, ब्राह्मणी लिपि, ये ना मौर्य वाले के टाइम पे आया, आई थिंक सो। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आप ब्राह्मणी लिपि नहीं कह सकते। अरे भाई बताओ, एक आध साक्ष्य बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें कुछ लिखा हो। अगर लिपि पहचान में आता हमको तो हम उसको पढ़ सकते थे, वो लिपि पहचान में ही नहीं आया तभी तो हम उसका एक नाम हो, नाम चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। मतलब हमारे मन में उस काल में जो भाव आते थे हम उसको चित्रों के माध्यम, जैसे अब कोई शिकार करता हुआ अगर बनाया जाए, जैसे आपको छत्तीसगढ़ में मिला है, जैसे कि रायगढ़ में मिला, सिंगरपुर कबरा पहाड़ में, तो आपने देखा कैसे मिला था भाई, उसके पीछे कोई शिकार कर रहा है, बस आपको ऐसे चित्र मिलेंगे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके पूरा लाइन सीधा और एक शिकार के पीछे हर जानवर बना देंगे, और यहाँ पे इसके पीछे भाग रहा है, ऐसे ही मिलते थे वहाँ, ठीक है सर जी, ऐसे ही, ठीक। तो वो उसके पीछे भाग रहा है, तो मतलब वो कुछ बताना चाह रहा है ना। तो जबकि आप लिख करके क्या बताना चाहते हैं लिपि के थ्रू, अब अपने भाव बताना चाहते हो कि मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं लिखूँ, मैं आपको पढ़ाना चाहे शिक्षा का अर्थ, तो मैं इसको लिखूँगी, तो ये कैसे देवनागरी की हमने इसको नाम दे दिया, कि हम ये लिपि जाके आगे परिष्कृत हो गई। लेकिन आप इसकी लिपि को कैसे पढ़ ही नहीं पाए, हम बस इसका भाव देते हैं, चित्र देकर उसको समझते हैं, इसमें इसका नाम क्या रखा जाए, भाव चित्रात्मक, या कहीं कहीं आपको चित्रात्मक
लिपि मिलती है, ठीक है। तो वो पहले कैसी थी, चित्रात्मक लिपि। तो जब चित्रात्मक लिपि है तो हमने इसको आज तक पढ़ नहीं सका है, तो जब हम पढ़ नहीं पाते तो हम इसके बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट शिक्षा को लेकर के या किसी क्षेत्र में नहीं बना सकते। हम बस साक्ष्य के आधार पर उसको समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए अब ये क्लियर हो गया। तो फिर प्रॉपर आपकी शिक्षा कब से आई होगी, वेरी गुड, कब से, वैदिक काल से, ठीक है। तो वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, एकदम जरूर बताना जो आपने पढ़ा, थोड़ा बहुत जाना है। भाषा संस्कृत चलती थी, लिपि अच्छा लिपि छोड़ो, बताओ आप क्या रहता था, कैसे पढ़ते थे शिक्षा, अभी आप कैसे पढ़ते हो? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। तब हम शिक्षा क्यों लेते थे, 3 बातें बतानी है, क्यों, कैसे और उसका उपयोग कैसे होता, कहाँ, क्यों, कैसे, कहाँ। तो वैदिक काल में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम ना, शिक्षा का इतिहास। मैं इसको लेकर के आपको आधुनिक तक आऊँगी और मैं इसके थ्रू आपको ये बताना चाहूँगी शिक्षा कैसे कैसे यहाँ तक बदली है, इसका उद्देश्य क्या है। हर काम के पीछे एक उद्देश्य होगा। इसका उद्देश्य ये है कि इसके थ्रू आपको वर्तमान की शिक्षा पद्धति समझने में क्या होगी, आसानी होगी, जिससे आप नई शिक्षा नीति को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए कब, कैसे और कहाँ। तो कब बोलोगे, तो वैदिक काल में कैसे शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा घर में और जो औपचारिक शिक्षा गुरुकुल में, ठीक है, गुरुकुल में कैसे दी जाती थी, कब, कैसे, कहाँ, गुरुकुल होगा, ठीक है। क्यों दी जाती थी, ताकि वहाँ पे शिक्षा, अभी शिक्षा का मोटिव हमारा क्या है, जीवन बने, हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें, हम एक पर्सनालिटी बने, ठीक है। आप व्यक्तित्व बन गए लेकिन अभी आप व्यक्तित्व बन रहे हो, कुछ में से होंगे, आई थिंक सो व्यक्तित्व भी होंगे, व्यक्तित्व समझ रहे, हाँ ठीक है, मैं समझदार समझती हूँ आपको, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो अभी आप व्यक्ति हैं, कुछ में व्यक्तित्व होगा, तो अभी आप व्यक्तित्व बन रहे हैं। तो व्यक्तित्व का विकास और कैसा, नैतिक आचरण विकसित करना। और उस दौरान जो हमारे शास्त्र थे, वेद, वैदिक काल में क्या शास्त्र था, वेद था, पुराण था, ब्राह्मण ग्रंथ था। तो इसकी सही तरीके से जो शास्त्र में लिखी हुई बातें वो आप तक सही तरीके से आपको समझाया जा सके, ताकि आप शास्त्र के अनुसार क्या करें, आचरण करें, ठीक है। तो इस तरह दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी। अनौपचारिक शिक्षा घर में दी जाती थी, औपचारिक शिक्षा गुरुकुल में गुरु के पास दिया जाता था। गुरु के पास में बैठो आप और शिक्षा ग्रहण करो, ठीक है। वही आपको इसका नाम भी था ना, हाँ, उपनिषद में ये होता था कि गुरु के समीप बैठ के जंगल में जाके शिक्षा लेना है ना, ठीक ठीक है। चलिए अब हम आते हैं वेद के बाद, किस में आ जाओ आप, वेद, वैदिक काल के बाद आ जाएगी बौद्ध जैन, क्योंकि धार्मिक नए नए धर्मों का उदय होता है, ठीक है। तो बौद्ध काल में कैसी शिक्षा दी जाती थी, 3 सवाल, अभी भी 3 सवाल। देखो अगर आपको कोई चीज़ लिखना है तो समझ आ रहा है, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैदिक काल से हम आगे किसमें, बौद्ध काल में। बौद्ध काल में कब, कैसे, क्यों दी जाती थी शिक्षा, बौद्ध काल में दी जाती थी, कैसे दी जाती थी, अरे सुना होगा ना, तक्षशिला, मठ, विहार, है ना, भिक्षु, भिक्षुणी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले बौद्ध भगवान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया, उसके बाद वो फेमस हो गए। और उनकी बातें फेमस क्यों हुए, क्योंकि उनकी बातें लोगों को आसानी से समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ पे लोग वेद से बहुत परेशान थे, अभिजात थे, ब्राह्मण वर्ग के कर्म कांडों से परेशान थे, इसलिए लोगों ने उसको जल्दी समझ के कारण उस धर्म को एडॉप्ट किया। उनकी बातें उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने उनके लोगों को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, उसको उन्होंने क्या किया, एडॉप्ट करके उस तरीके से जीवन को जीने लगे। क्यों, क्योंकि उनकी बातों में दर्शन था, दार्शनिक व्याख्या थी, और वो दार्शनिक व्याख्या बहुत ही आम जन की भाषा में थी, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे शिक्षा बौद्ध काल में दी जाती थी, कैसे दी जाती थी, मठ, विहार, एक संघ भी बनाया जाता था, संघ में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी आकर के निवास करते थे, और वहाँ पे बैठ के गुरु से या बौद्ध से क्या करते थे, उनके उपदेशों को सुन। जैसे आप मेरा उपदेश सुन रहे हैं, कुछ भी से बोल हो रहे हैं, कुछ दिमाग में गाली दे रहे हो, मैडम कब जाओगे, है ना, ऐसा होता है ना, हम भी वहाँ बैठे हैं, मालूम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ऐसे शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, आम जन, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या था, बौद्ध काल में ध्यान रखिएगा कि आम जन जो था बहुत ज़्यादा परेशान था कर्मकांडों से, तो उनको बौद्ध की बातों में एक मोक्ष का प्राप्ति का एक रास्ता नजर आया, उनको एक राहत से प्राप्ति, उनकी बातें दिल को छू गई। जो बातें दिल को छूती है वो हमको
जो दिल के करीब है वो हमेशा याद है ना, सबके दिल के करीब कोई ना कोई होगा, ठीक है, होगा मम्मी पापा, ठीक है, हमारी परम सखी परम सखा, है ना, तो ऐसी चीज़ें, तो इसीलिए वो क्या है, वो शिक्षा बहुत जल्दी, उनकी जो शिक्षा ही थी, बौद्ध भगवान की शिक्षा ही थी जो एक धर्म के रूप में बाद में फैली। अब जैसे मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं बौद्ध भिक्षुणी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आपको शिक्षा दे, आपको मेरी बात एकदम दिल को छू और आपने एक संघ बना के उसको नया धर्म बनाया, ठीक है, बौद्ध भगवान ने संघ जरूर बनाया था, उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि बातों को समझा सके, इसलिए नहीं बनाया था कि आप उसको वो कर सकें, है ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में कैसे शिक्षा दी जाती थी, सेम प्रोसेस था, है ना, उनका भी एक संघ था, उनका भी एक स्थान होता था, वहाँ पे भी इसी तरह की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए आप किस काल में, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब में कैसी थी शिक्षा व्यवस्था। फिर इसमें आगे और शिक्षा बढ़ती जाएगी, संस्कृत भाषा, मौर्य में और आगे भाषाएं बनेगी, ठीक है, और धीरे धीरे फिर यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य देखना, जब मौर्य गुप्त ये सब काल आते हैं ना, तो यहाँ पे शिक्षा का औपचारिक शिक्षा का प्रॉपर उद्देश्य हो जाता है प्रशासन करने की क्षमता विकसित करना, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रशासन करने की क्षमता विकसित करना और एक राजा बनाना, किसी को प्रशासन में काम देने की, ऐसी शिक्षा होती है, ठीक है। अच्छा, ये हुई तो प्राचीन काल की बात। मध्यकालीन में कैसी शिक्षा होती थी, मध्यकालीन में चूँकि आप जान रहे हैं हमारे में अरब आक्रमण हुए, है ना, मुस्लिमों का शासन था, तो मुस्लिमों में जब शासन था तो ये लोग क्या करते थे, फारसी और उसी भाषा में अपनी शिक्षा व्यवस्था वो करने लगे थे, हमारे जो प्राचीन वेद थे उनका भी क्या करने लगे थे, अनुवाद कर करके फारसी में कर दिए, है ना, ताकि आप क्या करो, फारसी में शिक्षा करो, है ना, तो वहाँ पे भी अनुवाद ही होते थे, लेकिन हमारे ही पुराने ग्रंथ को ही अनुवाद करके फिर पढ़ाया जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर उद्देश्य आपका विकास करना नहीं था। मध्यकालीन से शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो मध्यकालीन से आधुनिक काल तक थोड़ा इसमें क्या आ जाएगा, आपको विचलन आ जाता है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि मैडम कुछ लिखा नहीं लिखाएगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक। अच्छा, उसके बाद आइए आधुनिक, ठीक है। अच्छा, मध्यकाल थोड़ा सा ही बता देती हूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रही हूँ कि चूँकि आपको शिक्षा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि जो मध्यकाल में जो शिक्षा दी जाती थी उसकी जगह तो होती, मदरसा सुना होगा, है ना, मदरसा, तो यहाँ पे दो शब्द आता है, याद रखिएगा, एक आएगा आपका मकतब, सुना है आपने, देखो मध्यकाल में शिक्षा, ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा, ठीक है, इसका जो स्थान था उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, स्थान दो होते थे, एक होता था मकतब, ठीक है, और एक होता था मदरसा, तो इन दोनों में अंतर आपको पता है क्या, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि मकतब से क्या असर, ये क्वेश्चन पूछा क्या असर है, आइडिया। अच्छा, मकतब नहीं पता, मदरसा बता सकते हैं, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, शिक्षा स्थल, शिक्षा स्थल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं प्राथमिक और माध्यमिक स्टेप, हाँ वेरी गुड, ठीक है, मकतब जो होता था यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ये तो आप जान जाइए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मकतब में प्रारंभिक शिक्षा, जबकि मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती है। जैसे अभी हम प्रारंभिक शिक्षा उच्च शिक्षा अलग स्थान पर ग्रहण करते हैं ना, तो वो जो प्रारंभिक शिक्षा देते थे वहाँ पे मकतब बोला जाता था, जब वो उच्च शिक्षा देते थे तो वो क्या कहलाता था, मदरसा, ठीक है, तो ये दो बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रारंभिक शिक्षा। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा में इनको क्या सिखाया जाएगा, जरा बता सकते हैं, आपको जब प्रारंभिक शिक्षा में जाते तो क्या सिखाया, अल्फाबेट सिखाया जाएगा, आपको पेन पकड़ना सिखाया जाएगा, शब्दों को पहचानना सिखाया जाएगा, वर्णमाला सिखाया जाएगा, तो सेम यहाँ पे वो सारी शिक्षा होती थी, यहाँ पे प्रॉपर औपचारिक शिक्षा दी जाती है, क्लियर इतना, ठीक है, ये दो बातें याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं आधुनिक काल, ठीक। अच्छा, आधुनिक काल में जब शिक्षा में विचलन कैसे हुआ जरा बताइए, आधुनिक काल कहाँ से शुरू होता है, लगभग अंग्रेज के आने से, है ना, अंग्रेज के आने से, अंग्रेज आ गए, उसमें फिर लगभग जब हमारी औद्योगिक क्रांति होती है ना, तब से हम क्या करते हैं, आधुनिक इतिहास मानते हैं। औद्योगिक क्रांति लगभग कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में, कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, है ना, तो जब इंग्लैंड में क्या होती है, औद्योगिक क्रांति हो जाती, तो वहाँ से जब नए नए कॉन्सेप्ट, नया समाज, नए तरीके जीवन जीने करेंगे, तो वहाँ से हम उसको आधुनिक इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो देखो वहाँ पे शिक्षा, तो जब अंग्रेज मान लीजिए भारत में आ चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ, हमारे जितने भी प्राचीन धरोहर शिक्षा वो सब क्या हो गए, नष्ट हो गए, तो
फिर हमने क्या किया, उनकी संस्कृति को अपना लिया। हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम गुलाम थे, ठीक है। जो किया उन्होंने किया, हमने तो बाद में फ्रीडम मूवमेंट जब चलाया तब किया। तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ से हिस्ट्री में कुछ देखने को मिलता है। हाँ, मतलब कुछ एक आइडिया। सबसे पहले आपने वो देखो, वो लोग शिक्षा देना नहीं चाहते थे आपको, वो नहीं चाहते थे, वो आपको, वो हमको असभ्य समझते थे, अपने को सभ्य समझते थे। तो वो आपको शिक्षा दे करके दिमाग नहीं देना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा देना कब सोचा, जब उनको प्रशासन में उनका प्रशासन चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति या लोगों की ज़रूरत पड़ी। तब उन्होंने बोला भाई इन लोगों को भी अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी कि हमको प्रशासन में कोई चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला कानूनी प्रावधान आपने सुना होगा 1813 के चार्टर एक्ट में आया था 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। क्या है 1813 के चार्टर एक्ट में, वेरी गुड, ठीक है। तो प्रतिवर्ष क्या करना है आपको, 1 लाख शिक्षा पर व्यय करना है। और कौन सी शिक्षा देनी है, हाँ, आपकी भाषा की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा। मतलब ये बोला गया कि भारतीयों पर शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर व्यय करने के लिए 1 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, ताकि आप उन्हें शिक्षित कर सको। और उनको जब हम शिक्षित करेंगे तो उनको शिक्षा भी कैसे दी जाती थी कि भाई हम अंग्रेज भगवान हैं, हमको तुम भगवान हो, वही पढ़ाया जाता है, मैं भगवान, हम भगवान हैं और तुम्हारा विकास हम अंग्रेज ही कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम तुम्हारा विकास हम अंग्रेज ही कर सकते हैं, तो तुम हमारे क्या कहते हैं गुलामी वाली शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ठीक। अच्छा, जब 1813 में आपको क्या किया, 1 लाख रुपये शिक्षा पर व्यय किया गया, तो फिर धीरे धीरे क्या किया, इसके लिए क्या किया, धीरे धीरे पैसा आने लगा, फंड आने लगा, शिक्षा दिया जाने लगा, ठीक है। तो उसमें से जिसको शिक्षा दिया जाने लगा ना, पहले ये होता था, आपने वो सुना होगा निस्पंदन का सिद्धांत, उसको एक और शब्द है वो हिंदी आ गया। मतलब ये है कि अगर जैसे मैं आपको शिक्षा दे दूँ, आप सीख गए, फिर आप जाके अपने छोटों को सिखा दो, आप समझ आए, ये वाला, ठीक है। तो पहले ये सोचा गया कि भारतीयों को अगर शिक्षा देंगे, तो अंग्रेज ने सोचा कि भाई उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो, या अपने बाकी के वर्ग को शिक्षा दे देगा जाके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भारतीयों को उच्च वर्ग को, जैसे जो राजाओं की विरासत के जो बच्चे होते थे, उनको शिक्षा दिया गया, तो वो मान के बैठे कि हम इनको शिक्षा देंगे, हम तो फायदे में, भैया हम फायदे में रहते हैं, इनको मरने दो, समझते। तो फिर वो आगे शिक्षा झन कर नीचे नहीं आई। तो फिर धीरे धीरे फिर क्या लाया गया, धीरे धीरे आयोग बने, ठीक है, शिक्षा पर और व्यय करने के लिए या शिक्षा देने के लिए आयोग बनने लगे। जैसे विकास आयोग का नाम बताओ आप लोग, कल फिर उसका मैं पूरा ये आयोग आपको लिखवाऊंगी ना, ये आयोग मैं आपको लिखवाऊंगी, क्योंकि इस आयोग से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इतिहास भी थोड़ा सा लिखवा दूंगी, ठीक है। हाँ, बताइए क्या क्या लिखा था आपने, आयोग सुना होगा, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण और मुदलियार आयोग, ठीक है। और हिस्ट्री का गुड डिस्पैच, सेटलर आयोग, गुड डिस्पैच नीति, और आपका एक और हंटर कमीशन है ना, विश्वविद्यालय आयोग है ना, ये सब विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सब शिक्षा पर ही बने, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, शिक्षा पर धीरे धीरे व्यय किया जा सके। और फिर इसी तरह से जो आधुनिक काल का विकास होता है, ये सब आयोग मैं आपको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये सब आयोग से होते हुए हम क्या करें, धीरे धीरे विकास करते हुए आज हम कहाँ पहुँच गए, नई शिक्षा नीति। अच्छा, जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं, अंग्रेजों के आने पर आपकी शिक्षा कैसी थी, औपचारिक थी कि नॉर्मल आप शिक्षा दे दो, ठीक है, किताबी ज्ञान दे दो, खत्म हो गए। तो वर्तमान की शिक्षा कैसी है, जैसे एक शब्द आप सुनते होंगे, प्राचीन काल की शिक्षा शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। अभी कैसी है, केंद्रित, ठीक है, कि बालक की समस्याओं को आप पहले जानो, इसके बाद आप उसके अनुसार उसको शिक्षा दो, ठीक है, यही करते हैं, ठीक है। तो कल हम इसको आगे जो भी इसमें बातें लिखा दी, कल प्रॉपर हम औपचारिक शिक्षा सीखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिखना भी शुरू करेंगे, कुछ समझेंगे बातों को। लेकिन मेरा मत यही रहेगा कि अगर आपको सही परफॉर्मेंस करना है इस सब्जेक्ट में, तो लिखेंगे तो हम नोट्स तो बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल जीवन से रिलेट करेंगे, वो आपको वहाँ याद आएगा, जैसे आप पेपर बनाएंगे ना, क्योंकि ना आपने देखा होगा क्वेश्चन
फैक्ट तो रहते हैं, पर सबसे ज़्यादा सीडीपी में फैक्ट के अलावा आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, am I right? होते हैं ना। तो आपको क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ऐसा होता है। कभी कभी दो ऑप्शन में आप फंस जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है आपने सही कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप गलत टिक करके आ जाते हैं, ऐसा हो रहा है। और शिक्षक भर्ती में कॉम्पिटिशन बहुत है भैया, बहुत है ना। अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा। हाँ वही मैं कह रही, इसलिए मैं आपको एकदम जीरो से लेके समझ चल रही हूँ। एकदम आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे मैडम क्या पढ़ाई तो हम सबको पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझिए, एकदम जीरो से पढ़िए, एकदम बेसिक से पढ़िए, बेसिक से समझिए, फिर हम क्या करेंगे, सरल से जटिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।